द चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद मैक्रो इकोनॉमिक्स सिलेबस और सबसे पहला चैप्टर आपका नेशनल इनकम। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इन डिटेल एंड इन अ वेरी स्पेशल वे, जिससे आपको ये चैप्टर बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। मार्क माई वर्ड्स गाइस, आप अगर इस वीडियो से नेशनल इनकम को पढ़ रहे हो तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे हर कॉन्सेप्ट आपको, एंड दिस चैप्टर विल बिकम योर फेवरेट चैप्टर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम नेशनल इनकम को। हर एक कॉन्सेप्ट को एज पर आवर सिलेबस हम देखने वाले हैं और सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये मैं गारंटी से कह रही हूं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो और अगर आपने मेरे चैनल सिमरन सहानी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फर्दर वीडियोस जो मैं बनाने वाली हूँ इकोनॉमिक्स की। एंड मैं अपने चैनल पे सिर्फ क्लास 12 के जो है इकोनॉमिक्स ही नहीं पढ़ाने वाली हूँ, मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स और भी पढ़ाती हूँ, जैसे इंग्लिश एंड ह्यूमैनिटीज के सभी सब्जेक्ट। सो यू कैन गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। चलो अब स्टार्ट क्या करना है, हमें पढ़ना है नेशनल इनकम। तो सबसे पहले हम जो है चैप्टर के ना, सबसे पहले चैप्टर का नाम समझा करो क्या है। नेशनल मतलब क्या हुआ, नेशन। इनकम मतलब क्या, कमाई। तो बेसिकली क्या जानना है, हमें पूरी दुनिया की कमाई नहीं जाननी, हमें खाली अपने घर की कमाई नहीं जाननी कि तुम्हारे पापा जी कितना कमा रहे हैं, तुम्हारी मम्मा कितना कमा रही है, तुम आने वाले समय में कितना कमा, नहीं, हम अपने पूरे देश की कमाई जानेंगे यहाँ पे कि हमारे पूरे देश की कमाई कितनी होती है। तो भाई अब ये जानने के लिए क्या फॉर्मूला लगाना है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या क्या बारीकियों को समझना है, सब डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो पहली चीज जो आपको समझनी है नेशनल इनकम समझने के लिए कि भाई ये समझो कि इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं। वी हैव माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो ना, हमने 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है आप लोगों ने, तो भाई माइक्रो में क्यों नहीं पढ़ते नेशनल इनकम कैलकुलेट करना, माइक्रो में क्यों नहीं पढ़े, मैक्रो में ही क्यों पढ़े। बिकॉज गाइस मैक्रो इकोनॉमिक्स में ना हम लार्ज नंबर वाली चीजों को पढ़ते हैं, जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का नाम मतलब समझते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड कि मैक्रो में ही क्यों हम, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में थिंकिंग बेस्ड, दैट क्यों हम नेशनल इनकम को माइक्रो में क्यों नहीं पढ़ते, मैक्रो में ही क्यों पढ़ते हैं। बिकॉज ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही कॉन्सेप्ट है। लेट्स स्टडी व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहला हमारा आता है इसमें कॉन्सेप्ट जो हमें समझना है, दैट व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है, तो ये याद रखो दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसका नाम में ही इसका मीनिंग छुपा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है, ये मैक्रो जो है ये मैक्रोस से निकला है, जो एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है लार्ज। यानी कि जब हम इकोनॉमिक्स तो पता है ना, इकोनॉमी के बारे में पढ़ोगे, मैक्रो आगे तो ना लार्ज नंबर ऑफ पीपल को जो जिसके ऊपर ध्यान जाएगा, वो वाली इकोनॉमिक्स हम पढ़ने वाले हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स कंबाइंड टुगेदर। यानी कि इसमें पूरी दुनिया के मान लो आप, या अगर नेशनल इनकम की बात करें हम तो पूरे देश की इकोनॉमी की बात करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप मेरी इनकम की बात कर सकते हो, मैं कितना कमा रही हूँ, तुम्हारे पिताजी कितना कमा रहे हैं, सिंगल इंसान की इनकम की हम बात करते हैं। ठीक है, यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरे देश की इनकम की वी विल स्टडी। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, यानी कि बहुत सारे लोगों की जो है हम यहाँ पे लेकर चलते हैं। सिस्टम ऑफ अ होल, कुछ भी आप मेंशन करते, ये सब रिपीटेड है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, जब हम लार्ज क्वांटिटी, जैसे कि अगर हम ना, जैसे उसमें माइक्रो में हम पढ़ते हैं डिमांड और सप्लाई पढ़ते हैं हम, इसमें हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पढ़ते हैं। एक चैप्टर आएगा आपको उसमें पढ़ोगे। क्यों, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक जने के डिमांड देखते हैं, भैया मेरे को मेरे घर में चावल की कितनी डिमांड है, मेरे एक हाउस होल्ड के अंदर, तो वो हम माइक्रो में पढ़ लेंगे। पर पूरी दुनिया में मान लो, या पूरे आपके एक शहर के अंदर, पूरे आपके एक नेशन के अंदर चावल की कितनी डिमांड है, लार्ज क्वांटिटी में पढ़ेंगे तो वो मैक्रो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही डिफरेंस है हमारा माइक्रो मैक्रो का, और इसलिए हम नेशनल इनकम मैक्रो में पढ़े हैं। बिकॉज नेशनल इनकम क्या, पूरे देश के इतने सारे लोगों की इनकम जाने, इसलिए हम इसे जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको लर्न करना है क्वेश्चन, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से मैक्रो से, जिसका मतलब है लार्ज। ठीक है, ये कौन सी ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, जो बिहेवियर ऑफ ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स कंबाइंड टुगेदर देखती है। इट स्टडीज नेशनल एग्रीगेट्स, नेशनल एग्रीगेट्स इसमें हम पढ़ते हैं, जैसे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम। ठीक है, मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज टू डिटरमाइन, क्या सब्जेक्ट मैटर है, क्यों पढ़ रहे हो आप ये मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये पूरी किताब समझो आप, इससे क्यों पढ़े हो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स, टू डिटरमाइन इनकम एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी, पूरे के पूरे कंट्री की इनकम, उसका लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जानने के लिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप काफी प्रॉब्लम्स भी पढ़ते हो, जैसे इन्फ्लेशन,
महंगाई हो गई तो महंगाई खाली मेरे लिए थोड़ी होगी या खाली मेरे किसी एक जने के लिए थोड़ी होगी, नहीं, पूरी आपके पूरे देश के लिए होगी, तो वो मैक्रो में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट है तो अनएम्प्लॉयमेंट से खाली एक जने को तो फर्क नहीं पड़ेगा, पूरे देश को पड़ेगा। तो दैट्स वाई हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या चीज़ें पढ़ती है, एक सिंपल सी डेफिनेशन मेरे को कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करो मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो स्टडी करती है बिहेवियर ऑफ इकोनॉमीज फॉर होल, और उसके 2 एग्जाम्पल आप लिख दो। क्या इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल, जो आपके चैप्टर के नाम है ना मैक्रो इकोनॉमिक्स के, वही उसके एग्जाम्पल हो गए। तो अब आपको समझ में आ चुका है कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही नेशनल इनकम को क्यों पढ़ते हैं एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, उसके मेन टूल्स क्या है, क्या पर्पस है मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने का। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द कॉन्सेप्ट्स जो आपको नेशनल इनकम समझने में सबसे ज्यादा काम आने वाले। पहला कॉन्सेप्ट जो हमें समझना है वो है स्टॉक एंड फ्लो का कॉन्सेप्ट। स्टॉक मतलब से ही समझ सकते हो, नाम से समझो। स्टॉक क्या हुआ, एक स्टॉक कैसा होता है भैया, एक कमरा है उसमें बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रखी हुई है, उसे हम स्टॉक कहते हैं। तो वो रुका हुआ से ऐसे दिमाग में इमेजिन करो, पिक्चर बनाओ दिमाग में, कह रही हूँ स्टॉक कर रखा है तुमने कोई चीज़। भाई तुम्हारे पे तो बहुत सारे पैसा है, तुमने कुछ चीज़ें बहुत सारे चावल खरीद के स्टॉक कर दिए गोडाउन के अंदर, तो वो रुके हुए हैं ना वहाँ पे। ठीक है, अब फ्लो को इमेजिन करो। फ्लो इमेजिन करते क्या आता है, कुछ चीज़ बहती हुई आती है, रिवर का फ्लो होता है, जैसे फ्लो हो गया हमारा। तो जैसे ही पिक्चर बनाओगे वैसे ही सब कुछ बहुत इजी हो जाएगा। तो अब स्टॉक और जो है फ्लो का डिफरेंस समझते हैं। तो स्टॉक रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ जब भी हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे तो आप बार बार मैं बोलूँगी ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ये फ्लो कॉन्सेप्ट, तो आपको तब समझ में आएगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो स्टॉक उस वेरिएबल को कहते हैं जिसको हम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कंसिडर करते हैं। जैसे कि तुम्हारी पानी की टंकी में जितना पानी है इस समय में, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वो कितना है, स्टॉक ऑफ वाटर इन योर वाटर टैंक। ठीक है, तो स्टॉक मतलब क्या, जो रुका हुआ कॉन्सेप्ट होता है कि भाई इस समय पे कितना पानी है, इस समय पे आज के दिन पे, मैं कह रही हूँ आज की डेट पे हमारे देश की पॉपुलेशन, बस आज की डेट पे, कल की बात नहीं करूँ, बस आज की डेट पे हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, आज की डेट पे तुम्हारे गोडाउन में कितने चावल पड़े हैं। तो ये क्या हो गया आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है, और वहीं पे फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है, फ्लो रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि इसमें पीरियड ऑफ टाइम आ जाता है फ्लो के अंदर। क्या कि एक पीरियड से दूसरे पीरियड में, इतने से इतने दिनों के बीच में क्या रहा, इतने से एक साल से दूसरे साल में मूव करते हुए देश की पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, इतने से इतनी देर के अंदर क्या चीज़ हुई, वो आता है आपका फ्लो कॉन्सेप्ट में। तो स्टॉक कॉन्सेप्ट में हम ठहरे हुए कॉन्सेप्ट को देखते हैं और फ्लो कॉन्सेप्ट में हम क्या देखते हैं, जो चीज़ चल रही है। ठीक है, तो स्टॉक इज नॉट टाइम डायमेंशनल, स्टॉक में कोई टाइम नहीं होता, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम की हम बात कर रहे होते हैं, इसलिए आप इसमें लिखोगे इट डज नॉट हैव एनी टाइम डायमेंशन, इट इज मेजर्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। इसका पानी की टंकी से एग्जांपल ले लो, तुम्हारी पानी की टंकी में कितना पानी है इस समय पे, वो स्टॉक है उसका, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कितना, भाई शाम को 7 बजे 500 लीटर पानी है उसके अंदर, बस शाम के 7 बजे की बात करो। अगर मैं कह रही हूँ 7 से 9 में कितना पानी था, तो वो फ्लो में चला जाएगा। ठीक है, वहीं पे फ्लो क्या है, फ्लो इज टाइम डायमेंशनल, इट इज मेजर्ड पर आवर पे मेजर करा जाता है, ये पर मंथ पे और पर ईयर पे। जैसे इसको आप डिस्टेंस और स्पीड से भी ले सकते हो। डिस्टेंस एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, भाई यहाँ से मेरठ से लेकर, अब मैं कह रही हूँ कि दिल्ली तक का डिस्टेंस इक्वल ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा, बट मेरठ से लेकर दिल्ली तक अगर आप गाड़ी में जा रहे हो तो उसकी स्पीड वेरी करेगी। तो स्पीड एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, डिस्टेंस एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट इसका डिफरेंस में आप क्या देखते हो, स्टॉक इम्पैक्ट्स द फ्लो। स्टॉक इम्पैक्ट करता है फ्लो को, जितना ज्यादा आपका स्टॉक होगा उतना बढ़िया आपका फ्लो होगा। जैसे तुम्हारे गोडाउन में बहुत चावल है तो उतनी उनकी सेल होगी, उतना उसका फ्लो होगा। तो स्टॉक इम्पैक्ट्स द फ्लो, ग्रेटर द स्टॉक ऑफ कैपिटल ग्रेटर इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये लाइन समझे, जितना अच्छा स्टॉक होगा उतनी अच्छी फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विस होगी। यहाँ पे मैंने गुड मान लिया, मेरे पास बहुत सारे चावल है मेरे गोडाउन में, तो जितना ज्यादा मेरा स्टॉक होगा उतना ज्यादा फ्लो ऑफ सर्विस होगी, फ्लो ऑफ गुड होगा, यानी कि चावल तो गुड हो गया ना, उतना ज्यादा मैं चावल को बेच पाऊंगी। एंड यहीं पे अगर इसका उल्टा करना हो, फ्लो में करना हो हमें, तो फ्लो इम्पैक्ट्स द स्टॉक, ग्रेटर द फ्लो ऑफ इनकम ग्रेटर इज द स्टॉक ऑफ वेल्थ विद इन द पीपल। यानी कि जितना अच्छा फ्लो होगा उतना लोग पैसा कमाएंगे, उतना स्टॉक भी इकट्ठा कर पाएंगे। अब मेरे चावल की सेल बहुत अच्छी हुई, बहुत बढ़िया बिके वो, तो उतनी कमाई होगी मेरी ज्यादा और अगला स्टॉक में उससे खरीद पाऊंगी ज्यादा से ज्यादा। तो दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। डर इसमें जो है एग्जाम्पल में क्या आ गया आपका, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे कि वेल्थ, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इन 2021, हमारे देश की पॉपुलेशन 2021 में, पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं ना, ये तो नहीं मैंने कहा 2021 से 24 में कितनी रही, नहीं, एक साल की बात हो रही है यहाँ पे। 2021 में कितनी थी, 2021 में जी इतनी थी। ठीक है, राइस स्टोर्ड इन अ गोडाउन। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा। और क्या है, फ्लो का एग्जाम्पल में क्या आएगा, फ्लो के एग्जाम्पल में स्पीड, जैसे मैंने आपको बताया, स्पेंडिंग ऑफ मनी, जब आप खर्चा करते हो तो वो क्या है, वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और जो आपका अमाउंट ऑफ मनी है, तुम्हारी जेब में जितना पैसा है समय,
मैं कह रही हूँ तुम्हारी जेब में 1200 रुपये, तो वो क्या हो गया, वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, और जो तुम खर्चा कर रहे हो वो हो गया आपका फ्लो कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आप इसका देख लो, स्टॉक को हम एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट करते हैं, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, और डायनामिक मतलब जिसमें डायनामिक है, चेंजेस आ रहे हैं, तो फ्लो हो गया डायनामिक कॉन्सेप्ट। समझ गए स्टॉक एंड फ्लो का डिफरेंस? डन, कंप्लीट, क्लियर है, ठीक है। इसका जो है आपको कोई स्क्रीनशॉट नहीं क्लिक करना, कोई नोट डाउन मत करो। नोट डाउन कर रहे हो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छे से समझ में आता है। अदरवाइज ये जितनी भी आपको मैं पढ़ा रही हूँ नोट्स, उनका मैंने एक बुकलेट बना दिया है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी लिंक भी गिवन है, वहाँ पे भी मैं सारे नोट्स अपलोड करती हूँ। बट फॉर द PDF, इफ़ यू वांट टू डाउनलोड PDF, तो गूगल ड्राइव से जाके डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। चलो अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इसमें। अब अगला आता है बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट हमारा, फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। ये आ गए, अब हम नेशनल इनकम के करीब आ रहे हैं उसको समझने के। फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। फाइनल मत समझ सकते हो, नाम से समझो, नाम में इसका मीनिंग। फाइनल मतलब फाइनल है, फाइनल, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये गुड है, बस यूज कर लो इसको। इंटरमीडिएट मतलब इंटरमीडिएट, मीडिएट मतलब क्या हो, मीडियम, मीडियम आ गया ना, मीडियम मतलब बीच का होता है। तो ये गुड्स बीच के गुड्स होते हैं, इनमें कुछ काम करना अभी बाकी होता है, ठीक है। अब फाइनल गुड्स क्या होते हैं, तो देखो, दीज आर द गुड्स दैट आर यूज फॉर ईदर पर्सनल कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। फाइनल गुड वो गुड होते हैं या तो आप उन्हें अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज करते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूज करते हो। जैसे कि तुम गए दुकान पे, तुमने 10 रुपये दिए जो है शॉपकीपर को और एक लेस का पैकेट लिया और खा लिया, तो वो लेस का पैकेट क्या हुआ, वो लेस का पैकेट तुम्हारा फाइनल गुड हुआ। उसने तुम्हें डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन दिया, तुम्हें भूख लगी थी, मन करा तो कुछ खाने, तुमने खरीदा, खा लिया, तो लेस का पैकेट क्या हुआ, एक फाइनल गुड हुआ, ठीक है। अब तुमने जो है क्या करा, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे कि भैया तुमने जो है एक कंपनी खोलनी है अपनी, ठीक है, तो उसके लिए तुमने बिल्डिंग बनवा दी, ठीक है, जिससे तुम उसमें काम करो, तो वो भी क्या है, तुम्हारा फाइनल गुड बन जाएगी। वो बिल्डिंग तुमने बनवा दी, तुम वहाँ पे काम करोगे। तुमने कोई मशीन खरीदी, ठीक है, तुम क्या बना रहे हो, तुम एक केक बनाते हो तुम, ठीक है, तो तुमने उसे बनाने के लिए एक ओवन खरीदा, तो वो क्या आएगा, वो फाइनल गुड हो गया, वो तुम्हारी डायरेक्टली जो तुम्हारी डिमांड है उसे जो है फुलफिल कर देगा। तुमने वो ओवन किस लिए खरीदा, केक बनाने के लिए, उसमें केक बन जाएगा। बट वो केक खरीदने का जो मैदा होगा, वो जो तुम लेकर आए वो इंटरमीडिएट में जाएगा। क्यों जाएगा अभी समझाऊंगी, पहले फाइनल पे फोकस करो। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स जो आपको डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे, डायरेक्टली आपकी जो डिमांड है उसको फुलफिल कर देंगे। तुम्हें भूख लग रही थी, चिप्स खरीदा, तुम्हारा पेट भर गया, फाइनल गुड है, ठीक है। अब तुम्हारे घर में चीनी खत्म हो गई थी, चाय में चीनी डालने के लिए चीनी चाहिए थी, तुमने, हमारी मम्मी ने तुम्हें दुकान भेजा, तुम 1 किलो चीनी लेकर आ गए, तो वो चीनी तुम्हारे घर के लिए क्या, फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज हुई, कंज्यूम कर ली तुमने चाय में मिला के, तो वो क्या हो गया, तुम्हारा फाइनल गुड। अब सपोज करो कि तुम्हारी एक शॉप है, तुम्हारी अपनी पर्सनल बेकरी है, उस बेकरी में तुम्हें पुडिंग बनानी है, उसके लिए तुम चीनी लेने गए हो 1 किलो, तो क्या वो फाइनल गुड होगी, नहीं, तब वो होगी हमारी इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि वो चीनी से अभी एक फर्दर प्रोडक्ट बनना है, वो चीनी पुडिंग बनाने के लिए या मैंने खीर बनाने के लिए यूज हो रही है, तो वो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, वहां पे पुडिंग है फाइनल प्रोडक्ट, ये उसका इंटरमीडिएट गुड माना जाएगा तब चीनी, जब तुम अपनी दुकान के लिए लेने जाओगे, बेकरी के लिए लेने जाओगे। तो यही है इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड का डिफरेंस। फाइनल गुड, ओवन फाइनल गुड क्यों हुआ, तुमने बेक कर लिया, उसमें उसने जो पर्पस था उसका कि बेक करके देना है, वो तो उसका पूरा हो गया ना। मशीनरी जो होती है, जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो अपने बिजनेस के अंदर, कि मशीनरी हो उसका बिल्डिंग हो गया, वो तो फाइनल गुड होता है। बट जो भी आप उस बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल लेकर आते हो वो इंटरमीडिएट गुड। जैसे तुम्हारी फैक्ट्री हो, तुम टी-शर्ट्स बनाते हो ये कॉटन की, तो उसमें जो मशीन लगाओगे तुम कॉटन की टी-शर्ट बनाने की, वो मशीन तो फाइनल गुड होगी कि वो तुम्हारी टी-शर्ट बना के देगी, बट वो टी-शर्ट बनाने के लिए जो कपड़ा लेकर तुम आओगे, कॉटन का कपड़ा लाओगे, वो इंटरमीडिएट गुड है। समझ गए? तो मैं रीड करने से ज़्यादा तुम्हें इतने एग्जाम्पल्स दे के समझाना चाहती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में इमेजेस बने और फिर तुम्हें पता है फाइनल गुड, चीनी ली चाय बनाने के लिए फाइनल गुड है क्योंकि बस यूज़ कर ली। चीनी ली मेरी बेकरी है उसके केक या पुडिंग बनाने के लिए, तो इंटरमीडिएट गुड है क्योंकि वो खाली चीनी थोड़ी कस्टमर को पकड़ा देंगे, नहीं उसे केक में मिलाएंगे, केक में मीठा करेंगे, केक को पुडिंग को तब देंगे ना, तो वो इंटरमीडिएट हो गया। ऐसे दिमाग में फोटो बना ली, आ गया सब समझ में। आप पढ़ो इसकी डेफिनेशंस, अब तुम्हें सब समझ में आएगा। तो फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर यूज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन, या तो पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज होते हैं, जैसे बेड परचेज बाय हाउस होल्ड। अब मैंने कहा ना तुमने अपने घर के लिए ली, तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, हाउस होल्ड। तुम्हारा हाउस है ना, हाउस होल्ड कहते हैं उसको, ठीक है। या फिर इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं।
कैपिटल फॉर्मेशन क्यों? क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करते हो, तुमने बेकिंग करने के लिए ओवन खरीदा, तो तुमने क्या करा? कैपिटल फॉर्म करी है अपने लिए, जो है तुमने पैसा कमाने के लिए कैपिटल फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहे हो आप, ठीक है। लाइक बिल्डिंग, लाइक मशीनरी परचेज बाय अ फर्म, इसमें आप लिख सकते हो जैसे ओवन परचेज बाय अ बेकर, या फिर इसमें आप लिख सकते हो प्लांट परचेज फॉर मेकिंग कॉटन टी शर्ट्स, कुछ भी लिख दो, मशीन जो है परचेज फॉर मेकिंग टी शर्ट्स, या सब कुछ कोई भी हो गया, ठीक है। तो कई बार ना काफ़ी लोग ना ये इन्वेस्टमेंट का नहीं समझते हैं कि क्यों फाइनल गुड्स में इन्वेस्टमेंट भी की, इन्वेस्टमेंट के लिए कोई गुड खरीदा जाता है तो वो फाइनल में क्यों आता है। कई बार ये बच्चों को फिर आगे एग्जाम में ट्रिक क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज, कई बच्चे सोचे कि नहीं मशीन भी इंटरमीडिएट गुड होगी, नहीं, मशीन इज फाइनल गुड, क्योंकि वो जो उसका काम है वो करके देगी, वो टी शर्ट बना के देगी, वो केक बना के देगा, ठीक है। यहीं पे अगर हम इंटरमीडिएट गुड की बात करें, दीज आर गुड्स दैट आर यूज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, ये वो गुड्स है जो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज होते हैं। लाइक शुगर यूज फॉर मेकिंग स्वीट्स, जो शुगर यूज हो रही है स्वीट्स बनाने के लिए, वो क्या हो गई? हमारी इंटरमीडिएट गुड। वहीं पे जो शुगर आपने अपने घर के लिए खरीदी थी वो क्या हो गई? वो फाइनल गुड हो गई। रीसेल इन द सेम ईयर, जैसे कि कोई आपने मतलब समझ लो कोई शोरूम है, उसने गाड़ी खरीदी, किस लिए खरीदी? कि वो इस साल भी उस गाड़ी को बेच देगा, तो वो भी इंटरमीडिएट गुड हो गई। क्यों? क्योंकि जो वो शोरूम वाले ने खरीदी अपने लिए थोड़ी खरीदी है, बेचने के लिए खरीदी है ना, तो वो हो गया आपका, क्या हो गया वो आपका? वो हो गया आपका इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। नाउ जो हमारे फाइनल गुड्स होते हैं, दे हैव अ डायरेक्ट डिमांड एज दे सेटिस्फाई द वन डायरेक्टली, उनकी डायरेक्ट डिमांड होती है, चाय के लिए चीनी चाहिए, डायरेक्टली चीनी जाके खरीद ली, हो गई डायरेक्ट डिमांड। इनकी डिमांड जो होती है डिराइव डिमांड होती है, दे आर डिपेंडेंट फॉर फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड की डिमांड तभी होगी जब फाइनल गुड की डिमांड होगी, यानी कि चीनी की डिमांड होगी तो जो जैसे कि मतलब आप मानो, इसका मतलब ये है दे हैव डिराइव डिमांड, दे डिपेंड्स ऑन द डिमांड फॉर फाइनल गुड। जितनी फाइनल गुड की डिमांड बढ़ेगी उतनी इंटरमीडिएट गुड की दुकान जो है डिमांड बढ़ेगी। जैसे कि आप मानो बहुत सब लोगों ने जो है आप मानो बहुत सारे चिप्स खाने शुरू कर दिए, चिप्स खा रहे हैं बहुत सारे। चिप्स किससे बनते हैं? आलू से बनते हैं। यहाँ पे आलू हमारा इंटरमीडिएट गुड होगा, तो पोटैटो की डिमांड भी इंक्रीज होगी अगर चिप्स की डिमांड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो जो फाइनल गुड की डिमांड पे इंटरमीडिएट गुड की डिमांड बढ़ती है, डिपेंड करती है। अब लोगों ने बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गई, ये चिप्स विप्स खाना बहुत कम कर दिया, तो डेफिनेटली वो जो आलू की इतनी डिमांड थी चिप्स बनाने की, इंटरमीडिएट गुड था वो जब, तो उसकी डिमांड भी डिक्रीज होगी, ठीक है। अब ये जो हमारा वो होता है, ये जो हमारे फाइनल गुड्स होते हैं, दे आर इंक्लूडेड बोथ इन नेशनल इनकम में भी इंक्लूड होते हैं और डोमेस्टिक इनकम में भी। बट जो इंटरमीडिएट गुड होता है वो ना ही नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है ना ही डोमेस्टिक इनकम में। क्यों? क्योंकि इनमें अभी वैल्यू एडिशन होना होता है। दे हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन, फाइनल गुड प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके होते हैं। जैसे तुम इसको ना ऐसे समझो, ये प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन है, ये चीनी थी, चीनी से चाय बन गई, ये प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के बाहर आ गई। बट जो ये इंटरमीडिएट गुड होते हैं ये प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के अंदर ही होते हैं, क्योंकि अभी ये चीनी यूज की जा रही है चाय बनाने के लिए, ठीक है। तो दे आर विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन, दे क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन। फाइनल गुड्स को लिखना, दे आर रेडी टू बी यूज बाय द कस्टमर, ठीक है। वो फाइनल यूजर्स के लिए रेडी टू यूज होती है, कोई वैल्यू एडिशन नहीं करना होता। बट जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं ये रेडी फॉर यूज नहीं होते, इनमें अभी कोई ना कोई एडिशन करना होता है इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर। ओके जी, समझ गए? डन? क्लियर है? चलो अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपना कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। अब कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स क्या होते हैं ये समझते हैं। कंजम्पशन गुड्स लाइक फाइनल गुड आप समझ सकते हो, जो हमारी कंजम्पशन को सेटिस्फाई करते हैं, जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। दीज गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली, जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करे वो कंजम्पशन गुड्स हो गए। जस्ट लाइक फाइनल गुड्स ही होते हैं। जैसे चिप्स खाना था, बाजार से जाके खरीदा, चिप्स ले आए, चिप्स हो गया आपका कंजम्पशन गुड, ठीक है। दे हैव डायरेक्ट डिमांड, इनकी डायरेक्ट डिमांड है। बहुत सारे कंजम्पशन गुड होते हैं हमारी मार्केट में, जैसे ये सारे कपड़े आप जो पहन रहे हो, फूड जो हो गया, ये भी आपने खरीदा टीवी देखने के लिए, ये सब कंजम्पशन गुड्स है। ये आपकी वांट को, तुम्हें एंटरटेनमेंट चाहिए, तुम्हें भैया घर में होम थिएटर लगाना है, तुम्हें ये लगाना है, ये सब क्या होगा? ये कंजम्पशन गुड्स है, ये तुम्हारी डिमांड को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। वहीं पे कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? सच गुड्स दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इनडायरेक्टली, ये इनडायरेक्टली हमारी डिमांड को सेटिस्फाई करते हैं। इसमें आती है कोई भी मशीनरी, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी टूल्स, ठीक है। तो दे आर बेसिकली, अगर मैं आपको कहूँ तो इसमें आप मेरा वो वाला एग्जाम्पल लगा सकते हो जो मैंने आपको बेकरी के ओवन वाला कहा था, ठीक है। चलो इसमें मैं दिखाती हूँ। जैसे सपोज करो दिस इज अ बेकरी, ठीक है, ये बेकरी है और ये बेकर है। ये बेकर ने ब्रेड बना दी, ब्रेड एक बच्चे ने आके खरीद ली, तो ये ब्रेड क्या हो गई? ये ब्रेड हो गई कंजम्पशन गुड। उसने ब्रेड पूरी रेडी थी, बढ़िया सी गार्लिक ब्रेड थी, और ये उसने खरीद ली बॉय ने, तो ये ब्रेड क्या हुई?
कंजम्पशन गुड हुई, ठीक है। बट इस बेकरी के अंदर बहुत सा क्या होगा, एक बेकरी की बिल्डिंग हो गई जहाँ पे सब कुछ बेक हो रहा है, एक उसका बड़ा सा ओवन होगा जहाँ पे सब कुछ बेक करा जा रहा है, बहुत सारे टूल्स होंगे, बर्तन होंगे जिससे वो बनता होगा केक वेक, ठीक है। तो वो जितने भी बिल्डिंग हो गई, जो मशीनरी हो गई, सपोज करो वो ओवन, वो सब क्या होते हैं, वो होते हैं कैपिटल गुड्स, ठीक है। कैपिटल गुड हो गए वो, जैसे ऊपर वाले उस वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या कहा था कि फाइनल गुड है ओवन, ठीक है। फाइनल गुड क्यों है, क्योंकि वो वांट को सेटिस्फाई कर रहा है, वो बेक करके दे रहा है। बट जब हम कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड का डिफरेंस जानते हैं तो कैपिटल गुड्स में मशीनरी आती है, जैसे बड़े बड़े प्लांट होते हैं, बड़ी बड़ी मेगा फैक्ट्रीज आप देखते हो ना, मेगा फैक्ट्रीज देखा है, हिस्ट्री टीवी पे आता है, उसमें वो चिप्स के पैकेट बन रहे होते हैं, वो सॉसेस बन रही होती है, टोबैको वो होती है ना, वो पता नहीं कौन सी टोमेटो की सॉस बन रही होती है। तो वो जो मशीन है जो टमाटर की सॉस बनाएगी, वो मशीन आ जाएगी कैपिटल गुड में, और जो वो बॉटल में टमाटर की सॉस बन के आएगी वो होगी आपकी कंजम्पशन गुड। सपोज करो मैंने बहुत बड़ी अपनी फैक्ट्री लगा ली, मैंने लगा ली मेगा फैक्ट्री, उसमें मैं बना रही हूँ वो क्या, टोमेटो केचप बना रही हूँ मैं, ठीक है। मेरी मेगा फैक्ट्री है, मैं टोमेटो केचप बना रही हूँ। तो मेरी फैक्ट्री की जो बिल्डिंग है, मेरी फैक्ट्री का जो बड़ा सा प्लांट है, वो सब क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे कैपिटल गुड्स, ठीक है। और वहीं पे जो मेरी फैक्ट्री में से वो बॉटल बन के आएगी जो टोमेटो केचप की होगी, वो क्या होगी, वो होगी हमारी कौन सी गुड, वो होगी हमारी कंजम्पशन गुड, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, कंजम्पशन गुड। कोई भी जाएगा बाजार से, कहेगा वो सिमन दीदी की फर्म वाली वो टमाटो केचप देना, और वो खरीदेगा, कंज्यूम करेगा, उसे ब्रेड पे लगा के खाएगा, पराठे के साथ खाएगा, एंड वो हो गई कंजम्पशन गुड। समझ गए कंजम्पशन गुड एंड जो है कैपिटल गुड्स का डिफरेंस। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जैसे मशीनरी जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनने में हेल्प करती है, ठीक है। तो दीज गुड सेटिस्फाई ह्यूमन वांट डायरेक्टली, सच गुड सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इनडायरेक्टली। ये इनडायरेक्टली सेटिस्फाई तो ये भी करते हैं बट इनडायरेक्टली कर रहे हैं। जैसे भैया वो प्लांट और वो मशीन होगी नहीं तो भाई साहब कहाँ से तुम्हारी सॉस बन जाएगी, कहाँ से तुम्हारा ओवन होगा ही नहीं तो केक बन जाएगा। तो ये इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। दीज गुड्स हैव डायरेक्ट डिमांड, इनकी डायरेक्ट डिमांड है, केक चाहिए, बॉटल चाहिए केचप की, इनकी डायरेक्ट डिमांड है। दे हैव डिराइव डिमांड, अब केचप बनानी होगी तो ही केचप का प्लांट खरीदेंगे, केचप नहीं बनानी होगी तो केचप बनाने वाली मशीन भी नहीं खरीदी जाएगी। दे हैव डिराइव डिमांड। दे डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये कुछ प्रोडक्शन कैपेसिटी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। क्यों, इसमें कोई प्रोडक्शन थोड़ी हो रहा है, बन चुकी, वो प्रोड्यूस हो चुका है। कंजम्पशन गुड ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड होते हैं तो ये कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी प्रमोट नहीं करते हैं। दे प्रोड्यूस प्रोडक्शन कैपेसिटी, क्योंकि डेफिनेटली ये अभी प्रोड्यूस हो रहे हैं। दे हेल्प इन राइजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसे राइज कर रहे हैं कि प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, अभी हो थोड़ी गए, दे प्रोड्यूस अभी हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ द कंजम्पशन गुड एक्सेप्ट ड्यूरेबल गुड हैव लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ। तो कंजम्पशन गुड ना दो टाइप के होते हैं, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल। तो ड्यूरेबल वाले तो ज़्यादा चल जाते हैं बट ज़्यादातर ये नॉन ड्यूरेबल होते हैं। जैसे इनका 1 महीने, केचप कितने चलती है, 2 महीने 3 महीने खराब हो जाएगी। केक कितना है, 2 दिन में खराब हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी कंजम्पशन गुड होते हैं उनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। बट यहीं पे जो कैपिटल गुड्स होते हैं इनका लाइफ स्पैन बहुत बड़ा होता है। भाई जो मैंने वो प्लांट लगाया है, अपनी मशीनरी लगाई है केचप की फैक्ट्री के अंदर, तो वो सालों साल चलेगी। हाँ उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, कुछ कुछ खराबी आएगी तो वो सही करवाने के लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे, बट वो उनका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा, 20 साल चल जाए वो मशीन, 25 साल चल रहा है, 30 साल चल रहा है, क्या पता है हमारे को, ठीक है। तो भाई ये जो कैपिटल गुड्स होते हैं दे हैव जनरली लाइफ स्पैन जो मोर देन अ ईयर होता है, इनफैक्ट मोर देन 10 ईयर्स भी होता है, ठीक है। दीज गुड्स आर कंज्यूम बाय द हाउस होल्ड व्हेन परचेस्ड। जो ये होते हैं जो कैपिटल गुड्स है हमारे, वो कौन खरीदती है, वो फर्म्स खरीदती है। वहीं पे जो कंजम्पशन गुड है वो हाउस होल्ड खरीदते हैं, यानी कि घर के लोग जा रहे हैं, घर वाले जा रहे हैं, परिवार वाले जा रहे हैं, वो जाके खरीद रहे हैं उसको। तो दोज गुड्स आर कंज्यूम बाय द हाउस होल्ड व्हेन परचेज। और वहीं पे कैपिटल गुड्स कौन, फर्म। मेरी फर्म बनाई थी ना मैंने, फर्म बनाई थी मैंने, केचप खोलने की कंपनी बनाई थी, तो मैंने जाके केचप की प्लांट खरीदा। वरना क्या होगा, वरना कंजम्पशन गुड केचप खरीदनी होगी खाली तो जाके उसे दुकान से खरीद लूंगी, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन गुड इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो खर्चा करा जाता है कंजम्पशन गुड खरीदने पे, जैसे चिप्स खरीदा, केचप खरीदी, चीनी खरीदी, उसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। एंड जो एक्सपेंडिचर कैपिटल गुड्स पे होता है, जो आप खर्चा कैपिटल गुड पे कर रहे हो, मशीन खरीदने के लिए, ओवन खरीदने के लिए, जो भी बिल्डिंग बनाने के लिए, सपोज कर लो तुमने एक बिल्डिंग बनाई है, अपने मॉल खोल रहे हो तुम अपना, तो वो जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो जो एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है, उसे इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। वो खाली खर्चा नहीं है, वो तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है जी, समझ गए। एग्जाम्पल देख लो, जैसे फूड, अप्लायंसेस, क्लोथिंग, ऑटोमोबाइल। तुमने गाड़ी खरीदी है चलाने के लिए, वो कंजम्पशन गुड है, डायरेक्टली तुम्हारी डिमांड उसने फुलफिल कर दी। वहीं पे हमारे कैपिटल गुड्स के एग्जाम्पल बिल्डिंग हो गई, कोई भी मशीनरी हो गई, कोई भी टूल्स हो गए। क्रिस्टल क्लियर, समझ में आ गया कैपिटल गुड्स एंड हमारे कंजम्पशन गुड का डिफरेंट। कंजम्पशन गुड जो हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं और कैपिटल गुड्स कंजम्पशन गुड बनने में मदद करते हैं, ये समझ लो, ठीक है।
टी शर्ट चाहिए, टी शर्ट एक कंजम्पशन गुड है, तो टी शर्ट बनने के लिए उसकी एक बिल्डिंग होगी जहाँ टी शर्ट बन रही होगी, कैपिटल में आ गया। एक मशीन होगी, कैपिटल में आ गया, ठीक है, जिस पे टी शर्टें बन रही होगी, समझ गए। तो जितने भी कैपिटल गुड होते हैं वो कंजम्पशन गुड बनाने में मदद हमारी करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यहाँ मैंने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट लिखा है, बट वो जब मैं रिलेटेड एग्रीगेट्स पढ़ा रही होंगी तब पढ़ाऊंगी। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। इसमें आप देखोगे पैसा ना कहीं रुकता नहीं है। पैसे का क्या काम है, पैसे का क्या खेल है, एक जगह से दूसरे जगह पे मूव होता रहता है। तो आपने इनकम क्या हुआ, पैसा, इनकम क्या है, पैसा है। तो आज आप ये जानोगे कि पूरी हमारे नेशन के अंदर मान लो या पूरी दुनिया में पैसा कैसे घूमता है। तो देयर आर 3 फेजेस जिसके अंदर पैसा घूमता है, कि 3 फेजेस हैं, स्टेजेस होती है 3, जिसमें हमारा पैसा घुमा करता है, ठीक है। कौन कौन से 3 फेज होते हैं? सबसे पहला होता है जनरेशन, सेकंड होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज और तीसरा होता है डिस्पोजिशन फेज, जिसे हम एक्सपेंडिचर फेज भी कहते हैं। ओके गाइस, सो नाउ अब पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। अब तुम्हें फाइनल गुड्स पता है, तुम्हें कंजम्पशन गुड्स पता है, तुम्हें पता है हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे गुड्स बनते हैं, बहुत सारी सर्विसेज भी होती है, ठीक है। अब आप जानोगे कि इन गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो कैसे होता है और कैसे कमाई की जाती है। जैसे कोई फैक्ट्री है, मैंने कहा मैंने केचप की फैक्ट्री लगाई, मैंने ब्रेड बनाने की फैक्ट्री लगाई, तो वो सब मेरे लगाने का पर्पस क्या होता है कि जिससे मैं पैसा कमा पाऊं। तो यही आप जानोगे इस टॉपिक में, दैट कैसे जो पैसा होता है, जो इनकम होती है, वो कैसे घूमती है हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी के अंदर, एक जगह से दूसरी जगह तक घूमती रहती है। पैसा ना कभी रुकता नहीं है, जो इनकम होती है वो कभी रुकती नहीं है। जैसे कि सपोज करो मैंने क्या करा, मैंने केचप बनाई, ठीक है। तो केचप बनाने के लिए मैंने जब केचप बनाई तो खर्चा करा, बिल्डिंग खरीदी और मैंने लैंड खरीदा, मैंने लेबर रखी जिन्होंने पूरी फैक्ट्री लगाई, मशीनें लगाई, मैंने खर्चा करके एक प्रोडक्ट जनरेट कर दिया, ठीक है। तो क्या मैं उस प्रोडक्ट को अपने पास रख लूंगी? नहीं ना, उस प्रोडक्ट को फिर आगे बेचूंगी, ठीक है। तो भाई पैसे जब बेचूंगी तो क्या होगा, मुझे उसके बदले पैसा मिलेगा, तो जो मैंने खर्चा करा वो मुझे वापस मिल गया। तो हमेशा जो पैसा होता है, जो इनकम होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह में मूव करती है, बेसिकली 3 फेजेस के अंदर मूव करती है। तो वही फेजेस हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या हुआ, इनकम का सर्कुलर वे में घूमने का मतलब क्या हुआ, इट रेफर्स टू अ साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। ये एक साइकिल होती है जिसमें इनकम जनरेट करी जाती है, बेसिकली एक प्रोडक्ट जनरेट करा जाता है जो आपको इनकम देगा, एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर वो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो सर्विस मेरे को जिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने दी थी उनको उनकी इनकम देना, एंड फाइनली सर्कुलेशन फ्रॉम फर्म टू हाउसहोल्ड टू फर्म इन फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इनकम क्या है भाई, इनकम क्या है, पैसा मान लो आप। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या कहते हैं हम, इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, एक ऐसी साइकिल जिसमें पैसा जनरेट होगा, एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन होते हैं गाइस, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ये याद रख लो इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पता है आपको क्या देखते हैं, फैक्टर सर्विसेज देते हैं और इनको इसके बदले में फैक्टर पेमेंट्स मिलती है। ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट थोड़े से समझने पड़ेंगे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या देते हैं, फैक्टर सर्विसेज देते हैं। जैसे लैंड क्या दे रहा है, लैंड जगह दे रहा है जहाँ पे काम होगी। लेबर क्या देगा, अपनी मेहनत करके देगा हमारे को, जिससे काम कर रहा है हमारे लिए। कैपिटल क्या देगी, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हम कैपिटल से। एंटरप्रेन्योर अपनी एक्सपर्टाइज देगा जिससे सारा का सारा काम हो रहा है। सर्विसेज देते हैं, ये हमारे लिए कोई ना कोई काम करके देते हैं। एंड जब हमारा प्रोडक्ट रेडी हो जाता है तो हम ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उनका फैक्टर पेमेंट देते हैं। जैसे एक लेबर मेरे फैक्ट्री में लगे हुए थे, उन्होंने वहाँ पे जो है क्या काम करा, उन्होंने वहाँ केचप बनाने में हमारी मदद करी। तो एज अ रिजल्ट क्या मैं उन्हें कुछ पैसे नहीं दूंगी ना, उनको क्या मिलेंगे, उनको उनकी वेजेस मिलेंगी। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो होते हैं जो हमें हमारा कोई भी प्रोडक्ट बनाने में मदद करते हैं। अब जैसे मेरे केचप फैक्ट्री में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, वो लैंड जहाँ पे केचप फैक्ट्री खुली है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया। जितनी भी लेबर वहाँ की हो गई वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गई। जो भी कैपिटल मैंने यूज़ करी वहाँ पे मशीन खरीदने के लिए, सब खरीदने के लिए, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गई। जो एंटरप्रेन्योर कौन, मैं खुद फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हूँ क्योंकि मुझे आइडिया है लेट्स डू समथिंग और मैं अपनी एक्सपर्टाइज से वो बना रही हूँ प्रोडक्ट को। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है किसी भी गुड को जनरेट करने में मदद करते हैं फर्म की, एंड देन फर्म उनको इनकम देती है। फिर जब इनकम उनके पास आ जाती है तो वो उसे फर्दर ऑन खर्च करते हैं। इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब केचप का एग्जाम्पल छोड़ो, अब ब्रेड का लो, ठीक है। ये ब्रेड है, ये ब्रेड बनाने के प्रोसेस को हम देखेंगे। ये एक हाउस होल्ड है,
ये एक फर्म है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म पे ध्यान देते हैं। ये एक हाउस होल्ड है, ये एक फर्म है, ठीक है। हाउस होल्ड ने क्या प्रोवाइड करी, हाउस होल्ड जो है उसने यहाँ पे जाके हाउस होल्ड में सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बना लिए, इन्होंने जाके फर्म को क्या सर्विसेज प्रोवाइड करी। जैसे कि ये सारे हाउस होल्ड वालों ने फर्म की मदद करी इन द फॉर्म ऑफ मेकिंग ब्रेड। हाउस होल्ड ने क्या करा, हाउस होल्ड के लोग गए यहाँ फर्म में नौकरी करने के लिए, उन्होंने जो है हेल्प करी ब्रेड बनाने के लिए, ठीक है। ब्रेड बनाने में हाउस होल्ड ने फर्म की मदद करी। अब फर्म को ने जब ब्रेड बना के दे दी हाउस होल्ड ने, बहुत सारे लेबर्स गए यहाँ से हाउस होल्ड से फर्म में, उन्होंने ब्रेड बनाने में मदद करी, तो एज अ रिजल्ट उनको हम क्या देंगे, उन्हें हम उनके वेजेस देंगे, उनको हम उनकी सैलरी देंगे, तो इनकम इनके पास पहुंच गई। अब जब एक आप सब ओके, नाउ लेट्स टेक दिस एग्जांपल, ठीक है, कि एक कौन है, एक लेबर है, वो किसी ब्रेड की फैक्ट्री में काम कर रहा है जब ब्रेड बन रही है, तो वो हाउस होल्ड से जाएगा लेबर, हाउस होल्ड से लेबर गया, उसने अपनी सर्विसेज दी फर्म के अंदर ब्रेड बनाने के लिए, ठीक है। ब्रेड बन गई, प्रोडक्ट बन गया, तो फिर उसको हर महीने अपनी क्या मिल रही है, उसको अपनी सैलरी मिलेगी, उसको अपनी वेजेस मिलेंगी। यहाँ से फर्म ने फैक्टर पेमेंट कर दी, उसको उसकी वेजेस दे दी, ठीक है। अब जब वो लेबर जिसने ब्रेड बनाने में मदद करी थी, महीने के आखिरी में जब उसके पास पैसे होंगे, वो अपनी वाइफ को देगा। उसकी वाइफ क्या कहेगी, घर का जाके राशन ले आओ। अब वो राशन में क्या कह रहे हैं, मैंने कहा, वो भी कह रहे हैं, उनकी वाइफ ने कहा जो तुम ब्रेड लेकर आ जाओ, तो वो क्या करेगा, वही हाउस होल्ड जो उसने इनकम कमाई है फर्म से, उसी इनकम को जाके खर्च कर देगा फर्म की ब्रेड खरीदने में। तो हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में दो ही चीज़ें कंसिडर करते हैं, एक हाउस होल्ड और एक फर्म, और ये हम केस लेके चलते हैं कि जो कुछ भी हाउस होल्ड ने जो है इनकम कमाई है, वो फर्म पे, कोई तो फर्म होगी ना, एक ही फर्म को कंसिडर करा जाता है, उससे वो खरीद लेता है। तो 3 फेजेस होते हैं हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। पैसा जनरेट करने के लिए 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहले होता है जनरेशन फेज, जनरेशन फेज जिसमें कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, इनकम जनरेट करी जाती है, जैसे ब्रेड बनी, केचप बनी। उसके बाद होता है इनकम फेज। इनकम फेज में क्या हुआ, जिन लोगों ने वो बनाने में मदद करी, जिन्होंने ब्रेड बनाने में मदद करी, जिन्होंने केचप बनाने में मदद करी, उनको पेमेंट्स की जाती है, तो इस पर भी पैसा आ गया। एंड थर्ड होता है एक्सपेंडिचर फेज। एक्सपेंडिचर फेज को हम डिस्पोजिशन फेज भी बोलते हैं, यानी कि पैसा डिस्पोज हो गया, खर्च हो गया पैसा। इस फेज में क्या हो रहा है कि जिसने पैसा कमाया, लेबर के पास पैसा आ गया, उसको पूरे महीने की अपनी सैलरी मिल गई है, वेजेस मिल गई है, ठीक है, सैलरी नहीं कहेंगे, वेजेस कहेंगे, उसको वेजेस मिल गई है, तो अब वो क्या करेगा, उसका खर्चा करेगा, तो फिर से पैसा का फ्लो हो गया। तो पैसा कहीं पे भी हमारा रुकता नहीं है, ये जनरेशन फेज से इनकम फेज से एक्सपेंडिचर फेज में मूव होता रहता है। ओके, चलो अब एक बार इसको हम बुक लैंग्वेज में समझ लेते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी या इनकम या फिर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। इसमें 3 फेजेस होते हैं। जनरेशन फेज, जनरेशन फेज में क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो बन रहा होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में इनकम डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड, और डिस्पोजिशन फेज में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है फ्रॉम हाउस होल्ड जो है इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या है, हाउस होल्ड के पास सब पैसा आ गया, अपनी इनकम आ गई, तो वो जाके फर्म से कुछ ना कुछ खरीद के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा। ब्रेड क्यों खरीदी है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने के लिए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। फैक्टर पेमेंट्स क्या होती है, लैंड को जो लेबर को मिलती है वेजेस, ठीक है, लैंड पे मिलती है रेंट, कैपिटल का जो एंटरप्रेन्योर कमाता है प्रॉफिट, एंड कैपिटल पे आप मान लो इंटरेस्ट, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन समझ गए, फैक्टर्स ऑफ पेमेंट समझ गए। अब ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है, इसमें 2 फ्लो होते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो इज लाइक बार्टर सिस्टम, इसमें कोई पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, और मनी फ्लो में पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है। मैं यहीं पे आपको सिंपल रियल फ्लो और मनी फ्लो का डायग्राम बना के सिखा देती हूँ। देखो, रियल फ्लो में हमने क्या कहा है, कोई पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इट्स लाइक बार्टर सिस्टम। बहुत पुराने ज़माने से हमारे यहाँ पे ये होता है, पैसे का लेन देन होता है, चीज़ों का लेन देन होता है, वही आप सर्कुलर फ्लो में पढ़ रहे हो। अब इसे हम कंसिडर करेंगे, सिर्फ 2 हमारे पास यूनिट्स हैं, एक हाउस होल्ड है और एक फर्म है। एक हाउस होल्ड है, एक फर्म है। हाउस होल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गई हमारे, ये फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे फर्म को, और फर्म फैक्टर पेमेंट्स देगा, ठीक है। अब जो रियल फ्लो होता है, इसमें कोई भी मनी का यूज़ नहीं होता है, सिर्फ गुड्स होती है, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज होती है। तो इसमें कैसे चलता है, बार्टर सिस्टम की तरह समझ लो आप। जैसे यहाँ पे मैंने क्या कहा, एक हाउस होल्ड है, उसने जाके फर्म को अपनी सर्विसेज दी, यानी कि सपोज करो आप एक किसान हैं, उन्होंने जाके, ये एक खेत है बहुत बड़ा सा, वहाँ पे जाके काम करा, ठीक है। इन्होंने क्या दी, अपनी सर्विस दी यहाँ पे, ठीक है। एज अ रिजल्ट फर्म ने क्या वापस कर दिया उसको। नॉर्मल इकोनॉमी में क्या होगा, जब मनी होगा तो क्या होगा, कोई किसान जाके किसी के खेत पे काम कर रहा है, तो बदले में उसे पैसे मिलेगा, उसकी खेती करने की दिहाड़ी मिलेगी,
बट यहाँ पे मैं कह रही हूँ मनी है ही नहीं, तो फर्म एज अ रिजल्ट क्या करेगी, फर्म जो है, फार्म नहीं कह रही हूँ, फर्म ही समझो इसको, फर्म बदले में क्या दे देगी, अनाज दे देगी। ठीक है भाई, ये अनाज तुम अपने घर ले जाओ, आज के तुम्हारे काम का तुम्हें ये अनाज मिला। ये पुराने ज़माने में बार्टर इकोनॉमी में ऐसे चलता था। सपोज करो ये हाउस होल्ड है, यहाँ पे एक बेकर है, वो है एक लेबर है, इसको ब्रेड बनानी आती है, इसने जाके ब्रेड बनाने की जो फर्म है, जो फैक्ट्री है, वहाँ पे जाके मदद करी। शाम को घर आते हुए फर्म ने इसको ब्रेड्स दे दी कि ये ले भाई तेरी ब्रेड, ये तेरी आज की पेमेंट हो गई है। तो रियल फ्लो में क्या होता है, रियल फ्लो में मनी नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, हाउस होल्ड जाके सर्विसेज जो है, हाउस होल्ड जाके जो है सर्विसेज देते हैं फर्म को, और फर्म एज अ रिजल्ट सर्विस के बदले में क्या मिलेगी, पेमेंट। आपने किसी के लिए कुछ काम करा, बदले में वो पेमेंट देंगे। यहाँ पे पेमेंट देने के लिए पैसा नहीं है, तो पेमेंट देने के लिए गुड्स में ही पेमेंट करी जाती है। ये होता है रियल फ्लो। रियल फ्लो बार्टर इकोनॉमी में होता था कि भैया मजदूर गया है किसान के खेत पे काम करने के लिए, वापसी पे आते हुए पैसे नहीं लेकर आया, वापसी पे आते हुए अनाज लेकर आ गया, डन। तो रियल फ्लो में दो ही होता है, हाउस होल्ड टू फर्म पे सर्विसेज जाती है, फिर फर्म बदले में कोई भी गुड्स जो सर्विसेज प्रोड्यूस हुए होते हैं वो जो है हाउस होल्ड को रिटर्न कर देता है। ठीक है, नाउ मनी फ्लो में पैसे का यूज होता है। एग्जाम्पल सेम रखेंगे, बस यहाँ पे अब हम मनी और इंक्लूड कर देंगे कि ये हाउस होल्ड है और ये हमारा फर्म है। ये हाउस होल्ड में से एक लेबर गए, लेबर कौन हो गया हमारा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर क्या हो गया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो हाउस होल्ड में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो फर्म को क्या देते हैं, फैक्टर सर्विस। क्या देते हैं फर्म को, फैक्टर सर्विस। तो इसने फैक्टर सर्विस दी फर्म को, इसकी जाके ब्रेड बनाने में मदद की, तो वापसी पे फर्म क्या देगी इसको, फैक्टर पेमेंट। अब मनी आ गया है, अब पैसा है ज़माने में, दुनिया में पैसा है, तो वो क्या देगी, फर्म इसको देगी फैक्टर पेमेंट। क्या दे दी, फैक्टर पेमेंट दे दी। किसके फॉर्म में देगी, वेजेस के फॉर्म में। लेबर को मिलती है इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। इसको मजदूर को अपनी दिहाड़ी मिल गई, भाई इसने जो ब्रेड बनाई थी इसको जो है अपनी दिहाड़ी मिल गई, आज शाम को इसे 500 रुपये मिल गए, 300 रुपये मिल गए। भाई मैं ब्रेड बनाई थी मैंने आज फैक्ट्री में, हाउस होल्ड के पास 300 रुपये आ गए, आप मान लो इतने 300 रुपये अपनी वाइफ को दे दिए। अब उसने क्या कहा, शाम को जाओ जाके ब्रेड ले आओ, ठीक है ब्रेड लेकर आओ, आज शाम को ब्रेड खानी हमने। तो फिर मनी फ्लो में क्या होता है, फिर ये हाउस होल्ड क्या करेगा, अब हाउस होल्ड को क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, कंजम्पशन के लिए प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो हाउस होल्ड जाके फर्म को ये 300 रुपये देगा जिससे वो ये प्रोडक्ट को खरीद लेगा, ठीक है। तो मनी फ्लो में क्या होता है, मनी फ्लो में हाउस होल्ड पहले सर्विसेज प्रोवाइड करता है फर्म को, फर्म उसके बदले में फैक्टर पेमेंट करती है। जब हाउस होल्ड के पास कैपेसिटी टू पे आ जाता है, जब हाउस होल्ड, अभी तो 300 रुपये नहीं थे ना, अब आए ना हाउस होल्ड के पास 300 रुपये, अब हाउस होल्ड के पास क्या आ गई, कैपेसिटी टू पे, जेब में आ गया भाई साहब हाउस होल्ड का पैसा। तो इस कैपेसिटी टू पे से हाउस होल्ड क्या करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा। एक्सपेंडिचर क्यों कर रहा है, अपने कंजम्पशन के लिए। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसके पास जाएगा, फर्म के पास जाएगा। ऐसा हम एक केस इमेजिन करते हैं कि भाई एक ही हाउस होल्ड, एक ही फर्म है, यही चल रही है। मत सोचना दीदी ये वाली उस वाली ब्रेड की दुकान से, अरे किसी से भी खरीदो, जाएगा तो फर्म की जेब में ही। तो दिस इज मनी फ्लो एंड रियल फ्लो। रियल फ्लो में सिर्फ गुड्स होते हैं, मनी फ्लो में गुड सर्विस दोनों, मनी फ्लो में मनी और गुड सर्विस दोनों होती है। ये रहा इसका जो है पूरा रिटन मटीरियल। रियल फ्लो क्या है, रियल फ्लो of income implies the flow of factor services from household sector to producing sector। ये हुआ, हाउस होल्ड ने क्या दी, फैक्टर सर्विसेज दी फर्म्स को। प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या हो गया, फर्म हो गया। क्या देता है हाउस होल्ड, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। लेट अस कंसिडर अ सिंपल इकोनॉमी कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 2 सेक्टर्स। सिंपल इकोनॉमी में हम बात करें 2 ही सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर को फर्म कहेंगे हम, और एक हाउस होल्ड है, ठीक है। हाउस होल्ड ने क्या करा, हाउस होल्ड ने फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज दी अपनी, लेबर ने जाके अपनी सर्विस दी, वहाँ पे जाके दिहाड़ी पे वहाँ पे काम करा। तो फर्म ने बदले में क्या दे दी, गुड्स दे दी। जो ब्रेड बनाई थी वही ब्रेड थोड़ी सी घर पे ले जाने को दे दी। रियल फ्लो में सिर्फ ये होता है, हाउस होल्ड ने सर्विस दी, सर्विस के बदले में हाउस होल्ड को क्या मिल गया, सर्विस के बदले में हाउस होल्ड को वो गुड मिल जाता है। ब्रेड बनाने में मदद करी तो ब्रेड दे दी, आटा पीस हुए चक्की पे गया था काम करने के लिए तो वापसी पे 2 किलो आटा पकड़ा दिया। ये हो गया हमारा रियल फ्लो, ठीक है। कुछ मत पढ़ो, कुछ मत रीड करो, सिंपल यहाँ देखो ये वाले डायग्राम को। रियल फ्लो में हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस देते हैं फर्म्स को, ठीक है। यहाँ पे एक लेबर गया फैक्ट्री के अंदर मेरी केचप बनाने वाली, अगर रियल फ्लो चल रहा है मेरी केचप फैक्ट्री में, तो वापसी पे शाम को जाते हुए मैंने उसे एक केचप की बॉटल पकड़ा दी इन द फॉर्म ऑफ हिज पेमेंट। उसकी पेमेंट क्या हो जाएगी, गुड्स में ही पेमेंट कर सकते हैं, तो केचप की बॉटल उसकी पेमेंट हो गई, ठीक है। वहीं पे अगर मनी फ्लो आ जाता है हमारा, तो मनी फ्लो में पैसा आ जाता है, तो मनी फ्लो में क्या होगा, एक हाउस होल्ड सेक्टर मुझे क्या प्रोवाइड करेंगे, फैक्टर सर्विसेज। तो एक लेबर ने, मेरी फर्म है जो वो केचप बनाने वाली, वहाँ पे आके मुझे फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करी, तो बदले में मैं उनको क्या करूँगी, फैक्टर पेमेंट में
मैं उनको उनके पैसे दूंगी, मैं उनको उनकी इनकम दूंगी। अब जब उसके पास कैपेसिटी टू पे आ जाएगी, किसके पास, हाउस होल्ड के पास में, उस लेबर के पास में कैपेसिटी टू पे आ जाएगी, पैसे आ जाएंगे खर्च करने के लिए, तो इस इकोनॉमी में हम ये कंसिडर करते हैं कि फिर ये आएगा खरीदने के लिए, एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड। ये मेरी फैक्ट्री से आके, मेरी फर्म से आकर ही जो है केचप को खरीद लेगा। ठीक है, तो जो पैसा मैंने खर्च करा, वो जो प्रोडक्ट जनरेट करने में, इनकम करने में, वो लौट के मेरे पास ही वापस आ गया। इस तरीके से जो है रियल फ्लो और मनी फ्लो होता है। और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अब हम दोनों का मिलाकर पढ़ेंगे कि जो प्रॉपर सर्कुलर फ्लो होता है, अब ऐसा तो नहीं होता ना दुनिया में कि भैया गुड्स पे ऐसा लेन देन हो रहा, नहीं, जो हमारा रियल सर्कुलर फ्लो होता है वो रियल फ्लो और मनी फ्लो का मिक्सचर होता है। जो असलियत में दुनिया चलती है वो रियल फ्लो और मनी फ्लो के मिक्सचर से चलती है। रोज़ ऐसा ही होता है, एक दुकान पे जो है, एक फैक्ट्री में चिप्स बने, वो चिप्स दुकानदार के पास है, तुम जाके उस चिप्स को खरीद लेते हो, तो वैसा वो पैसा कहाँ जाता है, उस फैक्ट्री के पास ही तो जाता है जिसने चिप्स बनाई है। तो इसी तरीके से इसी फ्लो को हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो रियल फ्लो समझ गए, रियल फ्लो में सिर्फ गुड्स हो रहे थे, मनी फ्लो में गुड्स और जो है सर्विस और मनी तीनों चीज़ें थी। अब हम पढ़ेंगे द रियल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर मॉडल यही हो गया हमारा, क्या, जिसमें सिर्फ हाउस होल्ड है और फर्म है। ये हो गया हमारा टू सेक्टर मॉडल जिसमें हाउस होल्ड है और सिर्फ फर्म है। ये हमारी बुक की इमेज है, मैं बुक की इमेज नहीं, मैं तुम्हें दोबारा डायरेक्ट एग्जांपल देके दिखाऊंगी। आप सर्कुलर फ्लो पढ़ेंगे। सर्कुलर फ्लो क्या है, जो रियल फ्लो पढ़ा ना हमने गुड्स का, और जो हमने पढ़ा मनी फ्लो, इन दोनों के डायग्राम को अगर आप कंबाइन कर दोगे तो आपका सर्कुलर फ्लो आ जाएगा। अब सर्कुलर फ्लो में क्या है, हाउस होल्ड है एंड फर्म है। ठीक है, चलो डायग्राम बनाते हैं। हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करता है, हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है, हाउस होल्ड में कौन होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किसको, फर्म को, इन द फॉर्म ऑफ किस तरीके से, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो। ठीक है, फर्म को प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए ये फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जब ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या देता है, इसको अब हम रियलिटी मानेंगे। अब इसमें हम ये नहीं करेंगे कि इसने इसको जो है, मैंने कहा ये केचप बनाने की मेरी फैक्ट्री है, ठीक है, मेरी केचप बनाने की फैक्ट्री है, एक लेबर आया यहाँ से मेरी केचप बनाने की फैक्ट्री में, उसने यहाँ पे काम करा केचप बनाने का, तो मैं उसे क्या दूंगी, ये असलियत में आ गए। अब हम दुनिया में रियल फ्लो नहीं चल रही है, रियल फ्लो मनी फ्लो दोनों का मिक्सचर है, तो मैं उसे क्या दूंगी, फैक्टर पेमेंट दूंगी। फैक्टर पेमेंट एक लेबर के लिए क्या होती है, एक लेबर के लिए उसकी फैक्टर पेमेंट होती है उसकी वेज। ठीक है, तो मैंने उसको उसके पैसे दे दिए कि भाई ये ले तेरे पैसे, तूने जो मेरे लिए जो है काम कर रहा था यहाँ मेरी फैक्ट्री में। तो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड फर्म को, फर्म क्या देती है, फैक्टर पेमेंट देती है हाउस होल्ड को। जैसे ही हाउस होल्ड के पास पेमेंट आ जाती है तो हाउस होल्ड के पास क्या आ जाता है, कैपेसिटी टू पे। अब उस वाले मजदूर के पास जिसने मेरी फैक्ट्री में आके काम करा, तो उसके पास कैपेसिटी टू पे है, उसके जेब भरी हुई है, वो खर्चा कर सकता है। तो अब वो क्या करेगा, अब वो क्या करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा। क्या करेगा वो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा। क्या करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा। मेरी ही शॉप पे आएगा, वहाँ पे जहाँ पे मेरी केचप वेचप बिक रही है, वहाँ पे आके मेरी केचप खरीदने को वो आ जाएगा। ठीक है, और वो केचप जब वो खरीदने के लिए आएगा तो वो क्या देगा, मुझे पैसे देगा। ठीक है, ये केचप खरीदने के पैसे देगा। और फिर फर्म क्या करेगी, फर्म वो जो केचप है, जो गुड्स है, केचप क्या हो गया, गुड हो गया, वो उसको दे देगी। ठीक है, दोबारा समझे, इस लास्ट वाले को, इसके पास कैपेसिटी टू पे आ गई। ठीक है, इसके जेब में पैसा आ गया हाउस होल्ड के लेबर के। लेबर ने शाम को बना लिए पकोड़े, पकोड़े के साथ में चाहिए उसे केचप। उसने कहा जाओ जरा केचप लेकर आओ दुकान से जो तुम बना के आते हो। तो वो दुकान गया, ठीक है, दुकान से जाके उसने केचप खरीद ली। तो उसने क्या करा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर दिया केचप खरीदने के लिए, दुकान से जाके केचप लिया। अब वो दुकान पे केचप किसकी गई है, मेरी फर्म की गई है, पैसा लौट के मेरे पास आ गया। मेरी फर्म ने क्या दे दिया, इसको इसका गुड, इसको इसकी केचप दे दी। अब ये तुम जो है ना, ये हम टू सेक्टर मॉडल पढ़े, हम क्या मान रहे हैं, एक हाउस होल्ड है, एक ही फर्म है, हाउस होल्ड फर्म से ही खरीदेगा, फर्म को ही जाके बना कर देगा। ठीक है, इतना बहुत लॉजिक, मतलब आना दीदी वाली दुकान से खरीदा वाली दुकान नहीं, दो टू सेक्टर इकोनॉमी है, हाउस होल्ड है और बस फर्म है, खरीदेंगे भी फर्म से, मेरी केचप फैक्ट्री से केचप खरीदेंगे, काम भी यहीं पे आके करेंगे, ऐसा हमने अजम्पशन बना रखा होता है। और पूरी दुनिया ऐसे ही चलती है। क्या, हाउस होल्ड में क्या होना होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जाके फैक्टर सर्विसेज देते हैं फर्म्स को, फर्म उसके बदले में पेमेंट देती है, पेमेंट आते ही कैपेसिटी टू पे आ जाती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जैसे आप कर दोगे तो फ्लो ऑफ गुड्स होते हैं। अब टी शर्ट से एग्जाम्पल लेते हैं इसका, मेरी एक फैक्ट्री है टी शर्ट बनाने के लिए, इस टी शर्ट बनाने की फैक्ट्री में हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी,
टी शर्ट बनाने के लिए लेबर आए, ठीक है, उन लेबर को मैंने फैक्टर पेमेंट कर दी, पैसे दे दिए, ठीक है, फ्लो हो गया। इनके पास कैपेसिटी टू पे आ गई, पैसे देने की कैपेसिटी आ गई क्योंकि उनको इनकी सैलरी मिल गई है, वेजेस मिल गई है सबको। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने आके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करा, इन्होंने मेरी फर्म से आके वो टी शर्ट्स खरीद ली। तो मैंने उनको बदले में क्या दिया, उनको गुड्स दिए। टी शर्ट क्या एक गुड है, तो जब इन्होंने मुझे पैसे दिए टी शर्ट खरीदने के लिए, एक्सपेंडिचर करा इन्होंने, तो बदले में मैंने यहाँ से टी शर्ट इनको पैक करके पेपर बैग में डाल के दे दी। तो वो हो गई गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो। तो दुनिया में रियल फ्लो नहीं होता, मनी फ्लो नहीं होता, रियल फ्लो ऑफ मनी फ्लो का जो है मिक्सचर होता है, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हेयर यू कैन सी दिस फ्रॉम दिस डायग्राम ऑल्सो। यहाँ पे थोड़ा उल्टा बन रखा है। हाउस होल्ड सेक्टर क्या प्रोवाइड करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। फिर वो जो है क्या करते हैं, फैक्टर पेमेंट करते हैं। फैक्टर पेमेंट करते ही एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस होता है, और जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है वो गुड्स जो है वो हाउस होल्ड को लाकर प्रोवाइड कर देता है, ठीक है जी। समझ गए आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी। यहाँ पे हमारा चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है।